नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1965 ईस्वी में हुआ था और गोंडा कुंवर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। गोंडा कुंवर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया क्या हो सकती है? श्री अरविंद कुमार जी ने अपने इस लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के विषय में बताया है कि किस तरह से चिट्ठियां और पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है, अनूठी है, अनोखी है। आजकल का ज़माना व्हाट्सएप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियां कहीं पीछे खो गई हैं। लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। लोग डाकियों का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और उनकी पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है कि पहले किस तरह चिट्ठियाँ होती थीं। लेखक आज के वैज्ञानिक युग में भी पत्र की महत्ता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य के पास आज अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा अवश्य लेता है। वे कहते हैं कि इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़िद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखे हैं। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतजार बड़ी से बेसब्री से करते हैं। कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बॉर्डर वगैरह जो फिल्में हैं उनमें बहुत अच्छी प्रकार से दिखाया है कि पत्रों का किस तरीके से फौजी इंतजार करते हैं और अपने पत्रों को किस प्रकार वो भेजते हैं। उन्होंने आगे यही बताया है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अनेक पत्र लिखे हैं, जिन्हें हम पुस्तकों में पढ़ते भी हैं। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं, अब तो एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लेखक आगे कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी न कभी किसी न किसी को पत्र न लिखा हो। पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम नहीं है, क्योंकि जब पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उसका समय का वर्णन होता है, घटनाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो ऐतिहासिक रूप में भी बातें पता चलती हैं। तो इसलिए कहा गया कि पत्र सिर्फ एक संचार माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी के पत्र हों, चाहे चाचा नेहरू के पत्र हों, चाहे भगत सिंह का पत्र अपनी माता जी के नाम हो। जो पत्र हैं उन्हें लोगों ने सहेज कर रखा हुआ है और आजकल तो उन पत्रों की पांडुलिपियों का चित्र खींच करके, स्कैन करके पुस्तकों में उन्हीं की इस लेख में छापा भी जाता है। कई सारी पुस्तकों में बिल्कुल उन्हीं की राइटिंग में मिल जाते हैं वही पत्र। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे, वे उनका जवाब तुरंत लिख देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार को महात्मा और कवि इस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी क्षेत्र हो चाहे चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी में पत्रों के माध्यम से क्रियाकलाप किए जाते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतजार रहता है। गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकियों को लोग देवता समझते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बावजूद भी पत्र आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब हम इस पाठ को देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि पत्र जो लिखे जाते हैं, ये सूचना का आदान प्रदान किया जाता है पत्रों के माध्यम से। और सूचना की एक विशेषता ये होती है कि वह सही समय पर उसका पहुंचना परम आवश्यक है। यदि सूचना सही समय पर नहीं पहुंचती है तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। तो पहले जमाने में जो तीव्रतम साधन थे वो या तो कबूतर थे या घोड़े थे। इनका प्रयोग किया जाता था सूचनाओं को पहुंचाने के लिए। व्यक्तिगत या सरकारी बातें पहुंचाने का माध्यम या तो कबूतर या फिर घोड़े हाथी थे। कई बार हाथी घोड़ों से भी लोग यात्रा किया करते थे, ऊंटों से भी लोग यात्रा किया करते थे। पर वक्त बदलता गया, जमाने बदलते गए और आज के वर्तमान रूप में एक डाक विभाग का निर्माण हुआ, जिसका काम ही है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियत समय पर पहुंचाया जाए। तो चिट्ठियां, आज के समय में चिट्ठियां लिखी जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने बड़े आराम से, सुविधा से पहुंचाई जाती हैं। इनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि हम चिट्ठियों के द्वारा पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के नए साधन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप, मैसेज और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बढ़ गया है वर्तमान समय में, लेकिन फिर भी चिट्ठियां अपनी जगह पर हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यह बात बहुत ही सही कही है। लेखक ने यह बात उत्तम प्रकार से कही गई है। अगली पंक्तियां देखते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका भी निभाई है। देखिए, पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़ों और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हुई, उस पर भी पत्र लिखे गए। हमारे साहित्य में किस तरह की उतार चढ़ाव आए। देखिए, वर्तमान समय में आप देखते हैं किसी एक नेता ने कोई ट्वीट कर दिया और फिर उस पर तमाम डिबेट हो जाती हैं उन ट्वीटों के ऊपर, ट्विटर पर। तो वो भी एक पत्र का एक प्रकार ही है। तो ठीक इसी तरह पहले भी, वर्तमान समय में भी पत्रों के माध्यम से राजनीति शुरू हो जाती है। कला के क्षेत्रों में भी क्या क्या बदलाव पत्रों ने किए हैं, यह भी हम सब चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर आधारित है। देखिए, इतिहास और साहित्य पत्रों पर आधारित क्यों है। कई बार कवि गोष्ठियाँ वगैरह होती हैं तो लोग पत्रों के माध्यम से अपनी सूचनाएं, अपनी कविताएं, अपने निबंध या अपना साहित्य एक दूसरे को भेजते हैं और उसको छपवाया जाता है। आज भी समाचार पत्रों के पास हम पत्र के माध्यम से ही अपने बहुत सारे सूचनाओं को छपवाते हैं। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जो लोगों ने एकत्रित किए हुए हैं, जिनके ऊपर पुस्तकें भी छपी हैं और लोग उनसे बहुत सारी सीख लेते हैं। उनको हम ऐतिहासिक रूप में इसलिए देखते हैं कि उस समय महात्मा गांधी जी ने मानो वो पत्र लिखा तो उस समय की तत्कालीन घटनाओं का वर्णन पत्रों में होता है, तो उनको हम इतिहास से आसानी से मिला सकते हैं, टैली कर सकते हैं। तो उनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। दुनिया का मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने बहुत भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता किस तरह से विकास में आई, इसके बारे में भी पत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला देखेंगे। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लिख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है।
देखिए ये पत्र के हर भाषा में उसको किस नाम से पुकारते हैं इस संबंध में बताया है यहाँ पर। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक कि पत्र जो होते हैं वो यादों को संभाल करके रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक स्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध रहती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे बदला भी नहीं जा सकता। उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं और हम उस समय की याद को ताज़ा रख सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। इस बात से सभी सहमत होंगे। सबका पत्र लिखने का अपना अपना तरीका है और हर एक व्यक्ति के अपने पत्र का एक दायरा होता है। कुछ लोग खुलकर बात कहते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को छुपा लेते हैं। दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज़ लिखे जाते हैं और वह अपने अपने नियत स्थानों पर पहुंचते भी हैं। लेकिन जब पत्र लिखे जाते हैं उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उसके सही पते पर पहुंचाने के लिए डाक विभाग का उपयोग किया जाता है और लोग अपने पत्रों का इंतजार करते रहते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये बात सत्य है कि भारत में हर दिन जो हमारा डाक विभाग है, आपने देखा वो भी होगा कि जब हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं जिन पर डाक विभाग लिखा रहता है, वो चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती रहती हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से चिट्ठियां तीव्रता से 24 से 48 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाती हैं। आगे पंक्तियों में कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि पहले जमाने में एक जगह से दूसरी जगह राजा अपने दूत के ही द्वारा एक सेकेंड यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रही है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू 1953 में ये बात कहते हैं कि वक्त के हिसाब से समाचार पहुंचाने का माध्यम भी बदलता रहा। पहले अपने राजाओं तक जो लोग पत्र पहुंचाते थे, हरकारे एक शब्द इसमें आया है। हरकारे का मतलब होता है दूत, संदेशवाहक, सूचना पहुंचाने वाला, जिसको आज हम पोस्टमैन या डाकिया कहते हैं। उस समय उसको हरकारे शब्द से बुलाया जाता था और हरकारे शब्द उनके लिए प्रयोग किया जाता था। तो वो कहते हैं कि समय के अनुसार बदलाव होता रहा है। पुराने ज़माने में तेज दौड़ने वाले घोड़े थे, उनसे संदेश पहुंचाए जाते थे। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए ने बहुत बड़ी क्रांति की। पहिए से मोटर गाड़ियों का निर्माण हुआ। पहिए ने बहुत सरलता प्रदान की व्यक्तियों को। औद्योगिक क्रांति को लाने में पहिए का एक बहुत बड़ा योगदान है। यातायात के साधनों में वृद्धि हुई और एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाना आसान हो गया। पर बस, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब हिंदुस्तान में रेलवे का विकास हुआ और तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया। पहले बहुत ही संक्षेप में तार के द्वारा लोग मैसेज पहुंचाते थे। अभी भी इन सब संचार के साधनों में विकास हो रहा है, प्रगति भी हो रही है। हर रोज़ नए साधन उपलब्ध भी हो रहे हैं। संदेश पहुंचाने का सिलसिला लगातार बदल रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखिए अगले पैराग्राफ में कहते हैं, वो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। देखिए, पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया है। इसे एक कला के रूप में, एक स्किल के रूप में देखा गया है। आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है। उत्तम पत्र किस प्रकार से लिखा जाए, किस व्यक्ति के साथ कैसा पत्र लिखा जाए, हम किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो वहां पर किस प्रकार से, हम किसी सरकारी कार्यालय के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ किस प्रकार से, हम अपने किसी माता पिता या सगे संबंधी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वह किस प्रकार से, यानी कि इस सब की एक कला है। और पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए कुछ खास तरह के प्रयास तक कोशिश की जा रही है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में, यानी कि जो हमारा विद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसमें शामिल किया गया है ताकि बच्चे इस कला से अवगत हो सकें और स्वयं को पत्र लिखने में निष्णात कर सकें, अपने को अच्छा बना सकें पत्र लिखने में, या स्वयं को निपुण बना सकें पत्र लिखने में। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। देखिए कि पत्र लेखन कला को बड़े स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। उनके अनुसार फिर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है और यह 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये प्रतियोगिताएं होती हैं, जो 1972 से शुरू हुई। और इसका परिणाम ये हुआ कि सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से पत्र लिखना समझते हैं, जानते हैं। ये ऐसा ही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़। यहाँ पर लेखक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ऐसा तो नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये मान सकते हैं। लेकिन आज हमारे भारत देश के लगभग गांव बहुत अच्छी प्रकार से शिक्षित हैं। उनके पास इंटरनेट की सुविधा अब पहुंचने लगी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शहरों से सुविधा थोड़ी कम है, टावर की दिक्कतें रहती हैं, नेटवर्क की दिक्कत थोड़ी सी रहती है, तो आज भी लोग चिट्ठी पत्रियों का प्रयोग करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि फैक्स आ गए हैं, जो कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र तुरंत भेज देते हैं। ईमेल के द्वारा, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से हम पूरी दुनिया में कहीं भी संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन एक बहुत ही अच्छा साधन है जो आजकल हम सबके पास उपलब्ध भी है। अभी हम अध्ययन भी जो कर रहे हैं वो भी मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं। इन सब ने चिट्ठियों की तेज़ी को थोड़ा कम तो किया है, परंतु व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है और उसके लेन देन में चिट्ठियों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, जिससे यह समझ में आता है कि आज के समय में भी कई साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी चिट्ठियों ने अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं किया है, बल्कि कई क्षेत्रों में उन्नत भी किया है, जैसे व्यापारिक क्षेत्र में, कार्यालय के क्षेत्र में। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हम सब ने, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे से पत्र लिखवाते हैं, क्योंकि सूचनाएं तो वह भी अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाते हैं। तो हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी को लिए पत्र लिखे हैं या पत्रों का इंतज़ार किया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया हमारे जीवन में सबके में रही है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों
के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले पत्र 400-500 किलोमीटर दूर यदि जाना है तो लोगों को काफ़ी समय लग जाता था, क्योंकि या तो पैदल के मार्ग हुआ करते थे या घोड़ों के मार्ग थे। लेकिन वर्तमान समय में जो डाक सेवाएं हैं, जो डाक विभाग है, उसने इस समय को बहुत कम कर दिया है। जो पत्र 10 दिन में पहुंचता था वो अब 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। देखिए, पहले लोगों के लिए संचार का केवल और केवल एकमात्र साधन था चिट्ठी। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। हम एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप से में एसएमएस कर सकते हैं, हम ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सूचनाएं भेज सकते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपनी बात सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम ईमेल के द्वारा अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, इस सब से संदेशों को बहुत आसानी से और अलग अलग प्रकार से हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी ही एकमात्र साधन था। आज ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, व्यापारी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इन सब की पत्र रचनाएं अपने आप में एक खोज का विषय है। आज आप देखिए कि बहुत सारे लेखकों की पत्र मिल जाते हैं। इन सब में किसी एक के द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ेंगे और हम जान पाएंगे कि वह जमाना कैसा था। उस समय की हमें तत्कालीन वातावरण, सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है पत्रों को पढ़ने से, और उस समय किस प्रकार से लोग कार्य किया करते थे, ये सारी जानकारियां हमें पत्र के माध्यम से प्राप्त हो सकती हैं। अगर आज यही संचार साधन हो तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम ही लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आप एक छोटी सी बात सोचिए आप, कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पत्र लिखा, जिसमें वो कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। उसको आज हम सब लोग पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन क्या हम एसएमएस वगैरह को इतना सुरक्षित रखते हैं? नहीं रखते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। देखिए, एक चीज और, वर्तमान समय में जो एसएमएस वगैरह हम लिखते हैं या व्हाट्सएप पर हम जो कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसमें अनर्गल बातें बहुत सारी हो जाती हैं। आवश्यकता नहीं है जिन चीज़ों की, उनको भी हम लगातार भेजते रहते हैं। 5 मिनट में हमने 10 मैसेज भेज दिए, 15 मैसेज भेज दिए, 20 मैसेज भेज दिए। ये समय की बर्बादी है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं रहती बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज में। लेकिन जो हम पत्र लिखते हैं, उसकी भाषा शैली, उसमें अनर्गल बातें नहीं होती, उसमें आवश्यक बातें हैं, आवश्यक सूचनाएं हैं। तो इस सब के महत्व को देखते हुए पत्र आज भी अपने आप में अनूठे हैं, विशेष हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, इतिहास का साधन ही बन गए वो। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। देखो, पत्रों के माध्यम से इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं, तत्कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। उस समय आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों को जो पत्र लिखे, सरकारी जो ऑफिशियल लेटर थे उनको हम आज पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेज़ों की कौन कौन सी गलत नीतियाँ थीं।
फिर उन नीतियों के खिलाफ हमारे भारतीय आंदोलनकारियों ने किस प्रकार से अपनी जनता को, अपने लोगों को एकत्रित किया, उनके लिए जो पत्र लिखे गए, तो उन सब से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि किस तरह का संघर्ष लोगों ने किया। तो ये इतिहास को भी बताते हैं, सामाजिक जीवन को भी बताते हैं, दार्शनिक जीवन को भी बताते हैं और हमारी सोच को भी बताते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे। महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। देखिए, महात्मा गांधी जी हमारे देश के एक उच्च आंदोलनकारी व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना संपूर्ण योगदान दिया। तो उनके पास बहुत सारे पत्र आते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी की विशेषता भी यह थी कि वह सभी पत्रों का जवाब तुरंत लिख करके भेजते थे, और जब उनके हाथ में लिखते लिखते दर्द हो जाता था तो वह अपने दूसरे हाथ से पत्र लिखते थे। इस बात से पता चलता है कि महात्मा गांधी जी दोनों हाथों से लिखने में सक्षम थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। देखिए, सोचिए आप, महात्मा गांधी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति किसी व्यक्ति को पत्र लिखें तो उनके लिए तो वो प्रशस्ति पत्र ही है, एक बहुत बड़ी इनाम है। आज भी हमें राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा हमारे लिए कोई पत्र लिखा जाता है या हमें उनके द्वारा हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं तो हम तो उनको अपना प्रशस्ति पत्र के रूप में मानकर ही मानते हैं। तो ठीक ऐसे ही आज भी लोग महात्मा गांधी के लिखे हुए पत्रों को एक अपने हृदय से, अपने अंतःकरण से लगाए हुए रखते हैं, अर्थात उनको सुरक्षित रखे हुए हैं। कई लोग तो उनके पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी पत्रों के माध्यम से ही अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार की पुस्तकों का निर्माण हुआ है, लेखन हुआ है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यानी कि जो कई इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो एक दूसरे को पत्र लिखे हैं, उनके आधार पर लोगों ने पुस्तकों का निर्माण किया है और उनको पुस्तक का एक रूप प्रदान किया है। चाहे वह पंत जी हों, हरिवंश राय बच्चन जी हों, निराला जी हों या अन्य कई सारे लेखक या साहित्यकार हो सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी प्रेरक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्र के माध्यम से लोगों को समझाना, पत्र के माध्यम से लोगों को लेखन के लिए प्रेरित करना, पत्र के माध्यम से अपनी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को एक दूसरे तक पहुंचाना, पत्र के माध्यम से अपने जीवन दर्शन को लोगों को बताना, ये सब काम बहुत भली प्रकार से पत्रों के माध्यम से संपन्न किया जाता रहा है। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि कोरोना काल चल रहा है, तो बहुत सारे लोग सरकार को पत्र लिखते हैं और सरकार उन अच्छी बातों को ग्रहण करके लागू करती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पत्र अपने आप में एक बहुत ही अनूठे हैं, बहुत ही उपयोगी माध्यम है संचार का। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में पत्रों को लिखे जाने की जो परंपरा है वह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, पर इसका जो वास्तविक विकास है वह आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास इस विभाग का किया गया, गुडविल डाक विभाग का, जिसका अर्थ होता है वे पत्र जो अनौपचारिक होते हैं उनका विभाग, अर्थात एक दूसरे को लिखे गए
अनौपचारिक पत्र। आगे देखते हैं, इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार की तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। अर्थात आधुनिक जमाने में सैकड़ों प्रकार की सूचनाओं को प्रेषित करने के माध्यम होने के बावजूद भी जो पत्र हैं, जो चिट्ठियां हैं, वह अपने अस्तित्व को मजबूती के साथ बनाए हुए हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोंपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग हों, आज ही खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो पहाड़ों के पास, नदियों के पास, समुद्र के पास, कहीं भी रहता हो, नगरों में रहता हो, हवेलियों में रहता हो, गाँवों में रहता हो, सब लोग अपने अपने खतों यानी पत्रों का इंतज़ार करते रहते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि इसके अनेक प्रारूप नए नए बन गए हैं। पत्रों का प्रयोग के लिए अलग अलग प्रारूप बन गए हैं। जैसे किसी को खत पहुंचाना होता है तो किसी को मनी ऑर्डर पहुंचाना होता है। इन सब सुविधाओं के लिए डाकघर लोग आते जाते रहते हैं। आप जहां देखो, हर मोहल्ले में, हर गांव में, गली में, शहरों में आपको डाक खाना अवश्य मिलेगा। अर्थात हमारे पास जो कस्बा होगा वहां पर हमको अवश्य ही अपना एक डाक खाना मिलेगा। आगे कहते हैं लेखक, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है या देवदूत के रूप में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, पत्र अपने आप में एक बहुत ही उत्तम सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है जो हर जगह प्राचीन काल से ही हमारी सहायता करता आया है और समय के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करता आया है और हम उसका भली भांति प्रयोग करते रहे हैं। कई लोगों के डाक द्वारा मनी ऑर्डर आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं या चेक आते हैं। वे बड़ी बेसब्री से डाकिया का इंतज़ार करते हैं और उनको अपना ईश्वर के रूप में देखते हैं, अपना देवदूत के रूप में देखते हैं। अर्थात उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हमारा पोस्टमैन आएगा, हमारे लिए चेक लेके आएगा, मनी ऑर्डर लेके आएगा या अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आएगा। तो ये एक डाक जो विभाग है वर्तमान समय में, चिट्ठी पत्रियों के विभाग जो डाक विभाग है, उसका बहुत उपयोग है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है।